नमः संस्कृताय। आइए बच्चों, आपका संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ा रहे थे आपको विसर्ग संधि। कौन से संधि पढ़ा रहे थे बच्चों? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत हमने पहला बताया विसर्गों का सा होना, फिर इस सा का रा होना, फिर रा में जो ऊ है उसका ओ होना। ओ होना था दो सूत्रों के द्वारा, एक था अतोरो रप्लुता दपुलते, एक था हसिच। बच्चों, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है। जहाँ आपको समझ में ना आए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। उसको हम और विस्तार से और सरल भाषा में और सरल बातों के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जो ये हसिच था सूत्र, ये क्या करता था? उत्तो करता था। रू के ऊ का उत्तो होता था। फिर जो आ और ऊ मिलकर ओ होता था। ये अदेंग गुणा से होता था। तो हसिच में क्या स्थित रहेगी? आप में से कोई बताइए, हसिच में से क्या स्थित रहेगी? बच्चों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या पूछ रहे हैं कि हसिच में क्या स्थित होगी। तो बच्चों, हसिच में आपकी स्थिति रहेगी आ के बाद ऊ और इसके बाद हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा, वहाँ पर ये जो आ और ऊ मिलकर ओ बनेगा, वो हसिच सूत्र के द्वारा होगा। जब हस प्रत्याहार नहीं होगा, हस प्रत्याहार नहीं होगा और आ और ऊ मिलकर ओ बनेगा, तो यह अतोरो रप्लुता दप्लुते सूत्र के द्वारा बनाया जाता है। अतोरो रप्लुता दप्लुते सूत्र की परिभाषा होती है कि जब आ के बाद ऊ आएगा, उसके बाद हस प्रत्याहार तो है नहीं, तो इसकी जो पहचान होती है वो अवग्रह के रूप में, अर्थात एंगः पादांतादति सूत्र लगता है। उसके अनुसार इसके बाद जो फिर आ आएगा वो अवग्रह का रूप धारण, चूँकि ये ओ होगा। एक सेकेंड, जैसे आप देख रहे हैं ये आ और ऊ मिलने के बाद ओ हो गया। इसके बाद क्या रहेगा? आ। ये आ रहेगा तो अतोरो रप्लुता दप्लुते सूत्र है। ये आ हमारा अवग्रह बन जाएगा ये ओ की स्थित आने पर। तो यहाँ पर बच्चों क्या लग जाएगा? एंगः पदांतादत, जैसा कि आप लोगों ने स्वर संधि में पढ़ा था। तो यहाँ पर इसकी पहचान ये हो गई। और हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तो हसिच सूत्र लग जाएगा। इसके बाद बच्चों आज आप पढ़ेंगे अगली संधि रलोप संधि। रलोप संधि। रलोप का मतलब होता है रा का लोप होना। रा का लोप होना रलोप संधि होती है। सूत्र होता है रोरी। सूत्र बच्चों रलोप का होता है रोरी। जैसे कि आप देख रहे होंगे रह री, रह और री। तो जब रह और री अर्थात रलोप संधि आएगी तो वहाँ पर जो प्रथम रा है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और इसके बाद आने वाले आ ई उ, ये वर्ण आपके दीर्घ हो जाएंगे, अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यह स्थिति आपकी बन जाएगी। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि रा वर्ण के बाद यदि रा वर्ण आए तो पहले वाले रा का लोप कर देते हैं। आपको यह रह का अर्थ लिखा हुआ है। री का अर्थ होता है लोप हुए रा के पूर्व ह्रस्व आ ई उ वर्ण को दीर्घ कर दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो दीर्घ होगा तो आ होगा तो आ में परिवर्तित हो जाएगा, ई होगी तो ई में परिवर्तित हो जाएगी,
ऊ होगा तो ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। अब बच्चों आप इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप समझ जाएंगे। देखो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो कि रा के बाद रा आएगा तो रा का लोप कर देंगे, और फिर उसी के आगे लिख लो कि लोप हुए रा के पूर्व आ ई ऊ को आ ई ऊ कर दिया जाता है। ठीक, जो बात हम पिछले पेज में बता रहे थे वही बात हम यहाँ पर भी है, बस लिखने का आकार बदल गया, लिखने का आइडिया बदल गया। किसी को किसी भी तरीके से लिखने से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से डिटेल में लिखने से समझ में आता है। तो बच्चों आपकी स्थिति क्या है, रा के बाद में फिर रा, और इसके बाद में जब इस रा का क्या हो जाएगा लोप, तो इसके पहले, इसके पूर्व, इसके पहले जो शब्द आएगा यदि वो स्वर में आ ई और ऊ स्वर है तो इसी आ का आ होगा, ई का ई होगा और ऊ का ऊ हो जाएगा। आया समझ में? अब आगे आप देखिए कैसे होता है। जैसे आपने लिखा पुनः रमते, क्या लिखा है, पुनः रमते। तो पुनः रमते का जब विच्छेद करेंगे तो अगर सही पूछें, सही मायने में इसका विच्छेद होता है पुनः रमते। क्या होता है, पुनः रमते। लेकिन ये फिर आपकी प्रक्रिया विसर्ग संधि से ही उठानी पड़ेगी कि विसर्गों का सा, फिर सा का रा, ठीक है ना। लेकिन इसके पिछले आप संधि में, पिछली संधि में आपने रा पढ़ा था तो यहाँ पर क्या दिया है, पुनर्रमते, ठीक है ना। आप अगर इतनी बड़ी स्थिति से नहीं हल कर पा रहे तो आप बनाइए पुनर्रमते, पुनर्रमते। अब रा का क्या हो गया बच्चों, लोप, रा का लोप हो गया अर्थात रा हट गया। तो जब रा यहाँ पर रहेगा नहीं तो बच्चों अब आप देखिए कि बचेगा क्या, क्या बचेगा, पुन रमते। रमते तो रा है, रा और रा था तभी लोप हुआ है। तो अब ये जो रा है तो इसका हो गया लोप, और ना में जो स्वर लगा हुआ है ये कौन सा स्वर लगा है, आ का। और हमारा सूत्र करता है कि रोरी ही सूत्र बता रहा है कि अगर रा का लोप हो गया और उसके पहले हमारे वर्ण आ ई ऊ हैं तो आ का हमारा दीर्घ हो जाएगा। तो जब पुन है, पुन में आ था तो उसका दीर्घ होकर पुनः रमते बन जाएगा। आया बच्चों समझ में? तो पुनः रमते कैसे बना आप समझ गए ना। इसी प्रकार से बच्चों आपका है हरि रम्य, क्या है, हरि रम्य। अब हरि रम्य में क्या हुआ, हरिर रम्य। आप देख पा रहे होंगे कि रा के बाद में रा आया है तो इस रा का लोप हो जाएगा। अब ये जब लोप हो गया है तो क्या बचा, हरि रम्य। अब हम देखेंगे कि हरि वाले पद में ई आ ऊ तो नहीं है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ई है, और कौन सी ई है, ह्रस्व ई है। तो इसको हम किस में परिवर्तित कर देंगे, दीर्घ ई में। तो शब्द क्या बन गया, हरि रम्य। क्या शब्द बन गया, हरि रम्य। आप एक शब्द और ध्यान दें कि शब्दों के बीच में यदि दीर्घ आ जाए, जिसको आप ट्रिक पूछते हैं कि विसर्ग संधि की ट्रिक क्या है, तो अगर आप देखें कि यहाँ पर दीर्घ है तो दीर्घ होने किस सूत्र से हुआ है, रोरी। तो आप यहाँ पर ये पहचान हो गई। और यदि विच्छेद में आएगा तो दो रा, दोनों पदों में रा होना आवश्यक है, दोनों पदों में रा होना आवश्यक है, तभी रोरी सूत्र लग पाएगा। आया ना बच्चों समझ में? अब आगे भी देख लो। जैसे बहुत पूछे जाने वाला शब्द है शंभु राजते, शंभु राजते। अब जैसे शंभु राजते तो शंभु ऐसा बनाएंगे, जैसे मान लो आपको विच्छेद करेंगे तो शंभुर और प्लस राजते, तो रा का क्या हो गया, रा का लोप हो गया। अब ये ऊ है तो ऊ किस में परिवर्तित हो गया, दीर्घ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, सम बचा था और दीर्घ ऊ है प्लस राजते, तो शंभु का में ऊ लग गया तो क्या, कौन सा ऊ लगा, दीर्घ। ये ह्रस्व था, ये दीर्घ हो गया, शंभु राजते। इसी प्रकार से बच्चों आपको हर उदाहरण में ध्यान देना है। देखिए बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण हैं।
अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। जो व्यक्ति, अब देखो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखते हैं। यह हिंदी में तो सही माना जा सकता है, लेकिन संस्कृत में कभी आ जाए शुद्ध अशुद्ध में, और कभी भी ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो ये क्या है बच्चों, यह अशुद्ध है, ये प्रक्रिया अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय भी लिख के आता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर कहाँ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय तो अंतर हो गया, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो बच्चों खैर आप इस समय संधि ज्ञान कर रहे हैं, तो संधियाँ में ध्यान दें कि इसका कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय। रा का क्या हुआ, लोप। फिर इसमें क्या है, आ, तो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शब्द उतर आया, अंतर्राष्ट्रीय बन गया। तो बच्चों हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ यह देखिए, आ ई उ के बाद रा प्लस रा हो तो रा का लोप हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लोप। और आ ई उ ये तीनों पद दीर्घ में आ ई उ इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, और बाद वाला शब्द तो पुनः वही पूरा लिखा जाएगा, राष्ट्रीय हो या फिर अभी आपने लिखा था रमता, रमते, पुनारमते देखा था, शंभु राजते देखा था, तो इस तरह से आप जो भी आखिरी वाले शब्द पदों में होंगे वो वही उतर जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, कुछ भी बदलाव नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना है। बच्चों अगला उदाहरण देखिए, जैसे है नीरस। बच्चों आप किसी से भी पूछ लेना तो वो क्या बताएगा, जैसे नीरस, तो नी प्लस रस, इसमें यही संधि दिख रही है, ये नहीं है बच्चों, नी नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर लगाएंगे निर, ये हमारा उपसर्ग के रूप में भी आएगा। बच्चों ये रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ पर ई है तो ई क्या हो गई, दीर्घ, और नीरस बन गया, नीरज। जैसे इसी तरह से नीरज, अब नीरज है तो क्या है, निर, क्या है, आप वहाँ पर भी करेंगे निर प्लस, इसके बाद बच्चों प्लस रज। अब ये रा का क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे लोप होकर, लोप होने के बाद यहाँ पर क्या बना, ई है ह्रस्व, तो इसका दीर्घ हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, नीरज। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण को बच्चों आप हल करने की कोशिश करते रहना। बच्चों आपने यह कौन सी संधि पढ़ी, अभी आपने पढ़ी रोरी संधि, जिसको हम रुत्व संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अब आगे की आप संधि पढ़ेंगे। आगे की संधि खरवसानयो विसर्जनीय, खरवसानयो विसर्जनीय, अर्थात आप देख पा रहे होंगे पदांत रा के बाद विसर्ग हो जाता है। किस अवस्था में, जब खर वर्ण अवसान हो तो, अर्थात खर वर्ण हो और कुछ ना हो, खर वर्ण है। खर वर्ण में आप समझ रहे होंगे, खर, खर क्या है, ये हमारा प्रत्याहार है, और ये प्रत्याहार में कौन से शब्द आते हैं, खा, फा, छा, ठा, थ, चा, टा, ता, व, का, पा, य, सा, स, ठीक है ना। र, तो रा तो लिखा नहीं जाएगा, व लिखा नहीं जाएगा। अब बाकी वाले शब्द जो वर्ण बचे हैं ये आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यदि इतने वर्ण आपको दिख जाएं, कब संधि करने के बाद, पदांत रा में, पदांत रा के बाद, पदांत रा है इसके बाद में खर प्रत्याहार आपको दिखे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इस रा का विसर्ग हो जाता है। जैसे बच्चों पदांत रा के बाद रामर पठति, देखा, रामर पठति, तो रामर पठति में अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है,
रा, और इसके बाद में पा हमारा क्या है, खर प्रत्याहार। कपा ये पढ़ते हैं ना आप, तो कपा ये पा हमारा क्या है, खर प्रत्याहार। तो रा हमारा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लोप, अर्थात ये इसके स्थान पर हमारी विसर्ग आ जाएंगी, तो हमारा शब्द बन जाएगा रामः पठति। तभी हमारा यह पूर्ण रूप से पद बनता है। जैसे आप शुभ प्रत्याहार जोड़ते हैं ना, तो शुभ प्रत्याहार में कैसे जोड़ते हैं मालूम तो होगा ही, कि जब रामः पद बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ा, राम में सु जोड़ना पड़ा। फिर सु के ऊ की इस संज्ञा हो गई, पहले पा था तो पा तो हट गया, फिर ऊ की इस संज्ञा हुई, बचा सा। फिर इस सा को क्या हुआ, सा को सस जुसोरू से रू, समझ गए। और फिर रू के ऊ की इस संज्ञा, तो क्या बचा, रा। तो यही रा है रामर पठति। यहाँ तक का रूप बनाकर यहाँ पर दे दिया गया है रामर पठति। अब रा के बाद में पा आ रहा था हमारा खर प्रत्याहार क्या के अंतर्गत, तो ये रा का हमारा क्या हो गया, विसर्ग, तब हमारा रामः पद बन गया। तो बच्चों इस तरह से खर प्रत्याहार परे होने पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, खर विसानयो विसर्जनीय। और उदाहरण आप देखिए, जैसे पुनः रमते, रामः, पुनः पुनर् लिखा है, तो पुनर् रमते। तो रा क्या है हमारा, रा है हमारा इस प्रकार से पुनः का, रामः का, शयनैः का, आप एक एक पद का आप यहाँ पर हल करेंगे कि पुनर था, तो यहाँ पुनः कैसे आया, रा का लोप होकर यहाँ पुनः आया, किस सूत्र से आया, खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र से आ गया। बच्चों हमने आपको शुरू में बताया था कि आप यहाँ पर विसर्ग के कई रूप देखेंगे। आपने विसर्ग का पहले क्या देखा, सा, फिर विसर्ग का ही सा बना, तब सा का रा बना, फिर रा का ऊ बना, फिर ऊ का ओ बना, फिर ऊ का ओ आपका जो ये बना है, ये आपके दो उससे बना है। जब ओ के बाद में अवग्रह हो तो अतोरो रप्लुता दप्लुते, और यदि हस प्रत्याहार हो तो हसिज, समझ गए ना। इतनी प्रक्रिया बनने के बाद आप क्या देखते हैं कि यदि रा के बाद रा है, तो रा हमारा दीर्घ में बदल जाएगा। किस स्थिति में, उसके पहले हमारा आ ई ऊ होना चाहिए। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, जब ये रा है तो रा को विसर्ग, फिर रा को विसर्ग कैसे करेंगे, खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र से। केवल खर प्रत्याहार परे होने पर, खर वर्ण परे होने पर ही आप विसर्ग का सा कर पाएंगे। आ गया बच्चों समझ में। बच्चों आपकी विसर्ग संधि आज पूर्ण हो चुकी है। आपने संधि पढ़ी, संधि के 3 भेद पढ़े। संधि के 3 भेद में स्वर संधि के पूरे भेद पढ़ाए, व्यंजन संधि के पूरे भेद पढ़ाए, विसर्ग संधि के भी पूरे भेद हो चुके। अब बच्चों अगली क्लास हमारी, सोच रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि अब कारक का ज्ञान करा दीजिए, तो कोशिश रहेगी कि हम अगली वीडियो अपनी कारक के आधार पर बनाएंगे। और यहाँ से भी सभी क्लासों में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुवाद के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास हो जाएगी। तो बच्चों आपकी संधि की क्लास आज से ही समाप्त हो जाएगी। आज आपका विसर्ग संधि पूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों यदि आपको हमारी क्लास, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय, जय माता दी।